जयराम जी की नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार पुनः आप सबका मैं के डी शर्मा मेरे इस ऑनलाइन मंच में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको हिंदी अध्यापन कर रहा था और उस श्रृंखला में हम सबसे पहला प्रकरण, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के अंतर्गत भी हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत में कल आपको दीर्घ संधि कैसे बनती है, ये 3 केस उसमें होते हैं, मैंने बताए थे आपको, अ आ ई उ, और उनसे जुड़े हुए मैं शब्दों पर चर्चा कर रहा था। मैंने 20-22 शब्द, 25 शब्द करीब आपको लिखा दिए थे और ये लगभग 20-22 शब्द आपको होमवर्क के रूप में देकर गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इन शब्दों को तोड़ा होगा। और जो विद्यार्थी आज पहली मर्तबा मेरे इस सेशन को, मेरे इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, उनसे मेरा विशेष परामर्श है कि अगर आप संपूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो इसके पहले वाला मेरा लेक्चर अवश्य सुने, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। केडी लैंग्वेज के नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप चले जाइए, वहाँ आपको इसके पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। तो मैं बिना किसी भूमिका के आज कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल वहीं से चर्चा कर देता हूँ जहाँ मैंने कल आपको छोड़ा था। देखो, सबसे पहला शब्द आपके समक्ष था, एक बार टैली कर लीजिए, एक बार टैली कर लीजिए। ये वही तो शब्द है ना जो कल छोड़े थे, ऐसा तो नहीं मैंने डिलीट करके कुछ और लिख दिया हो। देखो, तो सबसे पहला शब्द हमारे सामने था तथापि, और तथापि आप देखोगे तो तथा धन अपि है। तथापि का तात्पर्य होता है भैया और बहनों, तथापि का मतलब होता है फिर भी। तथापि का आशय क्या होता है? फिर भी, अथवा तो भी। देशाटन बहुत अहम शब्द है। हेलो, बहुत अहम शब्द है। अटन का मतलब होती है यात्रा। अटन का मतलब होती है यात्रा या भ्रमण। देश में भ्रमण, देश में यात्रा करने को बोलते हैं देशाटन। इसलिए आज भी जो साहित्य शैली से जुड़े हुए लोग हैं, या जो ऋषि मुनिषि हैं, या जो भी थोड़े अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग मानते हैं, वो आज भी उस बोलते हैं कि देशाटन पर जा रहे हैं। उसके माता पिता देशाटन पर चले गए, महाराज जी देशाटन पर चले गए। तो देशाटन का तात्पर्य होगा देश में यात्रा, देश में भ्रमण। और अगर तीर्थ पर जा रहे हैं तो तीर्थाटन। जैसे लॉकडाउन लग गया, नहीं तो मेरा भी तीर्थाटन जाने का मन था, यानी कि तीर्थ में यात्रा। और यहीं आगे आपको बताऊंगा यण संधि के अंतर्गत, जहां कहेंगे पर्यटन, परि धन अटन। परि का मतलब चारों ओर, अटन का मतलब भ्रमण, चारों ओर घूमना, वह कहलाता है पर्यटन। तो क्या क्या बोल दिया मैंने आपसे? देश में यात्रा और तीर्थ में यात्रा। भिक्षाटन, सुधी छात्रों और छात्राओं, भिक्षाटन। भिक्षा के लिए जो भ्रमण किया जाता है, भिक्षा के लिए जो घूमा जाता है, भिक्षा के लिए जो यात्रा की जाए, वह कहलाता है भिक्षाटन। और भिक्षा भीख का तत्सम है। हेलो, किसका? भीख का। भीख में बड़ी की मात्रा आती है। इसी भीख का तत्सम है भिक्षा। तो भिक्षा के लिए अटन। जनार्दन, जन धन अर्दन। अर्दन का मतलब होता है कष्ट, और जन का मतलब होता है लोग। जो लोगों के कष्ट को हरने वाला हो, लोगों की पीड़ा को हरने वाला हो, लोगों के दुख को हरने वाला हो, उसको बोलते हैं जनार्दन। और ये जनार्दन हमारे हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची है जनार्दन। हेलो, गीता में भगवान कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित करते हैं अर्जुन। वह पहो, बच्चों और बच्चियों, ये शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, भूलवश ये गलत लिखने में आ गया है, और आप लोग थोड़ा सावधानी से लिखें जब भी कोई शब्द लिखे। वस्तुतः शब्द होता है उवा पोह। देखिए, उवा पोह कैसे तोड़ेंगे? ऊह धन अपोह। अपो नहीं हो तो अपोह, लेकिन पहली प्रायिकता अपोह को। ऊह धन अपोह। ह का अ और अ मिलकर क्या होगा? आ। तो शब्द क्या होगा? ऊहा पोह। ऊहा पोह। ऊहा पोह का तात्पर्य होता है छात्रों दुविधा, असमंजस, उलझन। जब हम कोई चीज तय नहीं कर पा रहे हो, मैं बड़ा ऊहापोह में हूं, मतलब मैं बड़ी उलझन में हूं। सत्याग्रह, ध्यान देना, ही सब पर आया हुआ है आपके, ये भी सत्याग्रह। इसके अंतर्गत अधिकतर विद्यार्थी यण संधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठोक ठोक कर बताई गई है, समझाई गई है कि जहां यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आ जाए तो यण संधि होती है।
जी हाँ, पर हमेशा आवश्यक नहीं है। इसमें यण संधि नहीं है, प्रतीति हो रही है पर यण संधि नहीं है। वस्तु तो ये यहां से नहीं यहां से टूटेगा। तो विशेष याद रखना, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। बड़ा कष्ट होता है जब बिल्कुल जिम्मेदारी से लिखते हैं कि जहां यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आए वहां पक्का है यण संधि होगी, ऐसा बोलते हैं, यस नो, लेकिन वो हमेशा सही नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर यही कंडीशन कहां हो रही है, स्वाधीन, स्वधन अधीन। यहां पर सत्य अपने आप में पूरा शब्द है और यहां आग्रह में आ उपसर्ग लग रहा है ग्रह में। इसी ग्रह के आगे वी लगा दूंगा तो विग्रह हो जाएगा, यह आ तो आग्रह हो गया। इसी प्रकार यहां अधीन में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग लग रहा है और स्व भी उपसर्ग है, यानी कि स्वाधीन के अंतर्गत मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो उपसर्ग, एक तो स्व और एक अधीन। जब हम खुद के अधीन होते हैं उस विधा को बोलते हैं स्वाधीन। और अगर इस स्व के स्थान पर मैं पर लगा दूं तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर बन जाएगा पराधीन, यानी कि जब हम खुद के नहीं बल्कि किसी और के अधीन होते हैं। स्वाध्याय, स्वधन अध्याय, इसमें भी दो उपसर्ग लग रहे हैं। दो उपसर्ग कैसे लग रहे हैं, अध्याय को पुनः तोड़ोगे आप तो अधिधन आय। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साहब, स्व भी उपसर्ग अधि भी उपसर्ग, यहां संधि यहां बनेगी, यण बनेगी और यहां इनको मिलाकर दीर्घ हो रहा है। तो स्वाध्याय बोलते हैं सेल्फ स्टडी को, जब हम खुद अध्ययन करते तो उस विधा को बोलते हैं स्वाध्याय। गलनांक, गलन धन अंक, आपके पर्चे में अनेकार्थक में प्रश्न आ चुका है कि अंक का आशय क्या है। अंक का मतलब चिन्ह होता है, अंक का मतलब दाग होता है, अंक का मतलब गोद होता है। अंक संख्या को बोलते हैं, दाग को बोलते हैं, गोद को बोलते हैं। तो यहां जब तभी तो हम बोलते हैं ना अंक भराई की रस्म अदा की जा रही है, यानी कि गोद भराई। तो गलन धन अंक, जिस पर कोई ठोस द्रव में चला जाए उसको बोलते गलनांक। और क्वथनांक, क्वथन धन अंक, क्वथन धन अंक, क्वथन का मतलब होता है उबलना। जिस अंक पर कोई द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, वाष्प में बदल जाए, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोलते हैं क्वथनांक। जिस पर कोई द्रव वाष्प में चला जाए। और मैं थोड़ा इनको हटाकर बता दूं आपको, देखो आपने इसको उतार तो लिया ही होगा। यही कारण है आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो शब्द क्वाथ। वो जो काढ़ा आता है ना, जिसको गर्म करके फिर छान कर पीते हैं, उस काढ़े का तत्सम है क्वाथ। और रामदेव जी का पतंजलि का क्वाथ बहुत पॉपुलर है, तो ये उससे से रिलेटेड है। क्वथनांक, क्वथन धन अंक, यानी कि जिस पर कोई जो द्रव है वो किस में बदल जाए, वाष्प में। हिमांक, हिम धन अंक, हिम का मतलब होती है बर्फ, हिम का मतलब बर्फ। तो जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए, तो तीनों बातें याद रहेगी, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक। गलन धन अंक, जिस पर ठोस किस पर चला गया, द्रव में, ठोस द्रव में यानी कि गल जाए। क्वथनांक, जिस पर द्रव गैस में। और हिमांक, जिस पर कोई द्रव जम जाए, बर्फ में चला जाए। मेघालय, मेघधन आलय, आलय, आलय का मतलब आप सब जानते हो घर होता है, चाहे फिर वो देवालय हो या शिवालय हो या फिर कार्यालय हो, इन सब में दीर्घ संधि हो रही है। तुरंत एक्टिव रहा करो, पकड़ा करो बात को। देवधन आलय, शिवधन आलय और कार्यधन आलय। तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा हूं जी, आलय घर और मेघ का मतलब हो गया बादल। बादलों का जो घर है, मेघों का जो घर है, उसको बोलते हैं मेघालय। और आपको पता होगा भारतवर्ष के एक राज्य का नाम है मेघालय। और मेरी समझ जो कहती है कि शायद इसी वजह से वहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, क्योंकि उस राज्य का तो नाम ही क्या है, मेघालय। तो जो मेघों का घर होगा, बादलों का घर होगा, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भैयाओं कि वहाँ बारिश ज़्यादा होनी है। दीपावली, दीप धन अवली, अवली का मतलब होता है कतार, पंक्ति।
दीपकों की जो कतार लगाते हैं, दीपकों की जब पंक्ति लगा देते हैं, वही तो क्या है, दीपावली। दीप धन अवली, जीवाणु जीव धन अणु, जीव धन अणु, जिन अणुओं में जीव हों। विषाणु, विष का मतलब होता है जहर। जब अणु विष के सदृश हों, विष के समान हों, यानी कि वायरस, ये कोरोना भी विषाणु ही है, कोविड-19। कीटाणु तो कीट धन अणु, कीट युक्त है जो अणु। और परमाणु, परम धन अणु, परम का मतलब होता है सर्वोच्च, परम का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो परमाणु क्या हो गया जी, ऐसा अणु जो सुप्रीम हो, सबसे ऊपर हो। जो कि क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, परम का मतलब होता है सर्वोच्च। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम बोलते परम धाम को चला गया। जीवित व्यक्ति के लिए कभी नहीं बोलते कि परम धाम को चला गया, क्योंकि परम का मतलब सर्वोच्च, धाम का मतलब घर है। तो परम यानी सर्वोच्च, अणु का मतलब पार्टिकल, वो जो हमारा मॉलिक्यूल है, जिसको अंग्रेजी ने एटम कहा, हमने कहा परमाणु, जो सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो सामान्यतः आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो परम है। अब आइए आप लोग किस पर दो चार शब्द और आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर हैं, जरा इनको भी देखते हैं। देखिए, देखो, हास्यास्पद, हास्य धन आस्पद, क्या लिखा हुआ है जी, हास्य धन आस्पद, हास्य धन आस्पद। देखो, आस्पद का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, आस्पद का तात्पर्य होता है उत्पन्न करने वाला, और हास्य का मतलब होता है हंसी। ऐसा कथन, ऐसी उक्ति, ऐसा वक्तव्य जो हंसी को उत्पन्न कर दे, उसको बोलते हैं हास्यास्पद। जैसे कहीं गंभीर मसलों पर चर्चा हो रही हो, गंभीर मसलों पर चिंतन और मंथन चल रहा हो, और कोई व्यक्ति बीच में ऐसा कोई बयान दे दे, ऐसा कोई कथन बोल दे जिससे हंसी उत्पन्न हो जाए, तो क्या बोलते हैं, क्या तो हास्यास्पद बात कर रहा है यार, हंसी को उत्पन्न करने वाला। और जो विवाद को उत्पन्न, ये आपके पर्चे में आया हुआ है। यहाँ एक और आता है अस्पद, उसने ये भी दिया था पर्चे में, तो अस्पद नहीं, आस्पद, अर्थात जो हास्य को उत्पन्न कर दे। आस्पद यानी प्रकट करने वाला, उत्पन्न करने वाला, हास्य को प्रकट करे, उत्पन्न करे। विवाद धन आस्पद, ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई कथन जो विवाद पैदा कर दे। इस देश में रोज सो कॉल्ड पर्सनैलिटी, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, तथाकथित लोगों के द्वारा रोज विवादास्पद बयान दिए जाते हैं। तो जो विवाद को पैदा कर दे, विवाद धन आस्पद, समझ में तो आ रहा है ना, अ और आ मिलकर के आ, तो विवाद धन आस्पद, विवाद को पैदा कर दे। और सबसे ज्यादा या सबसे जो भयानक है, सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर इस देश को जो खतरा है, वो रोज जो बयान दिए जा रहे हैं, वो है घृणास्पद। ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई काम जो समाज में घृणा पैदा कर दे, उसको बोलते हैं घृणास्पद। घृणा धन आस्पद। मैं एक बार पुनः आपसे बोल रहा हूं, अस्पद नहीं, आस्पद। विवाद को पैदा कर दे विवादास्पद, घृणा को पैदा कर दे घृणास्पद, हास्य को पैदा कर दे। और जरा एक बहुत प्यारा शब्द, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रेरणास्पद। प्रेरणास्पद, प्रेरणा धन आस्पद, जो प्रेरणा को उत्पन्न कर दे। जैसे मेरे लिए विवेकानंद के कथन आज भी प्रेरणास्पद हैं, तो प्रेरणा को उत्पन्न कर दे। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सारे कथन, सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे। और मैं फिर बोलूँगा, सड़ी हुई बुद्धि मत लगाना, ज्ञानी मत बनना। कॉपी पेन लेकर के इन सारे शब्दों को क्रमशः नोट करना और प्रैक्टिस करना। समझ आ रही बात को? दीर्घ संधि बनने के बाद फिर मैं आपसे बोल दूंगा कि पुराने पर्चे टटोल लेना,
चाहे स्टेट के हो या सेंटर के हो। अगर आपने एक बार इसको उतार कर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप उनको बना दोगे। देखो, ये 2-3 शब्द आप देखेंगे यहां पर। अपराह्न, पूर्वाह्न, और मध्याह्न। देखिए क्या कहा, अपराह्न, पूर्वाह्न। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिएगा, अच्छा इनमें से प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, और जहां मैं कहूं आया हुआ है इसका मतलब वो किसी न किसी एग्जाम में आया है। पुराने पर्चे बहुत जगह उपलब्ध है, आप उनकी पुष्टि कर सकते हो। और मैं तो चाहता हूं कि आप पुष्टि किया करो, जो मैं कुछ वक्तव्य दूं, जो कुछ मैं कहूं उसकी पुष्टि कर लिया करो, ताकि आपको भी ये ना लगे कि मिथ्या बोल रहा है। मैं आपको यहां पर क्या बोल रहा हूं, अपराह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न और मध्याह्न। अब इसको तोड़ेंगे तो जरा ध्यान देना, अपर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अपर, और यहां से अ निकल करके अहन। अहन का मतलब होता है दिन। लेकिन एक विशेष बात जरा गौर कीजिएगा, आप आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या विशेष बात लग रही है यहां पर है? कुछ तो अटपटा दिखाई दे रहा होगा। वस्तु तो यहां हलंत है ह पर, और यहां हलंत चला गया ना पर। जिन विद्यार्थियों को यह मालूम ना हो, यह मैंने कल भी बताया था, तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप मेरा कल वाला व्याख्यान देख लेना, बहुत लाभ मिलेगा। और अभी भी आप सुन लीजिएगा, जब दो ध्वनियां एक दूसरे में चिपकी हुई संश्लिष्ट दिखाई देती है तो प्रथम दृष्टया जो अपूर्ण प्रतीत होती है वो पूर्ण होती है, और जो पूर्ण होती है वो, जो पूर्ण प्रतीत होती है वो अपूर्ण, और जो अपूर्ण प्रतीत होती है वो पूर्ण। अब यहां देखो आप, अहल वाला पूरा दिखाई दे रहा है, नल वाला आधा, जबकि वास्तविकता में क्या है कि अहल वाला आधा है और नल वाला पूरा है। चूंकि यह हल चिन्ह, इसको बोलते हैं हल चिन्ह, बताया था ना पहले व्याख्यान में। हल चिन्ह किस पर लग रहा है, तो पहली बात तो ये दोनों एक ही है, ह में हलंत है, यहां पर भी ह में हलंत और ना पूरा है। तो भाई साहब जब तोड़ें तब भी ये हलंत ह पर ही आना चाहिए, यस नो। मेरे साथ साथ आप एक्टिव रहिए, भले आप मुझसे दुरुस्त बैठे हुए हों, पर मुझे ये फील होना चाहिए, और वो हो रहा है मुझे। तो मैं तो बड़ा रोमांचित हूँ, यस। पर आपको भी होना चाहिए, आपको भी वही फीलिंग आना चाहिए कि यू आर बिफोर माई आइज, मेरी आंखों के सामने हो। यहां मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अपर धन अहन। तो ये हलंत तो ह पर लग रहा है, यहां पर आप देखो, यहां भी यही हलंत ह पर है, और यहां भी हल चिन्ह ह पर है, यानी कि इस केस के अंतर्गत तो ह आधा है और यहां न आधा हो रहा है। तो ये ऐसा ही होगा। कुछ शब्दों में इस प्रकार से भी विकार आ जाते हैं। मेरा आपसे परामर्श है, अहन का मतलब होता है दिन, और ये अहन जब अपर के साथ लगता है, अहन जब पूर्व के साथ लगता है, मध्य के साथ लगता है, तो ये हल चिन्ह ना पर नहीं रह करके ह पर चला जाता है, यानी कि अब अधूरा हो गया है, अब अधूरा हो रहा है ह, और न हो गया पूरा, जबकि अहन के अंतर्गत। तो ये खास बात आप ध्यान रखना। देखो, पूर्वाहन, पूर्व धन अहन, अहन किसका पर्यायवाची, दिन का, और मध्याहन, मध्य धन अहन, यानी ये भी शुद्ध है, 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 और ये भी शुद्ध है। वस्तुतः जो अष्टप्रहर होती है, 8 पहर जो होती है, उसके अंतर्गत अपराह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न भी। तो यहाँ अपराह्न सायंकाल, पूर्वाह्न सवेरा का समय, मध्याह्न दिन का समय। ठीक है साहब, तो इन तीनों शब्दों पर काग दृष्टि रखना, अपना विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ूं तो अब ये कुछ शब्द आप लोग तोड़ना, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे केस पर लेकर आता हूं।
बड़े इजी से शब्द देखो आप। न्यूनाधिक, महाधर्म, स्टार लगा रहा हूं मैं महाधर्म पर, न्यूनाधिक और महाधर्म। परमात्मा, द्राक्षासव, द्राक्षासव। ये 4 शब्द आप लोग तोड़ना, मैं हटा रहा हूं। और अब हम आ रहे हैं दीर्घ संधि के केस 2 पर। उतार लिया होगा आपने, न्यूनाधिक, महाधर्म, स्टार लगा हुआ है इस पर, इसका मतलब इसमें कोई खास बात होगी। परमात्मा, परमात्मा, और एक ये द्राक्षासव, द्राक्षासव। आइए साहब, दीर्घ संधि चल रही थी, अब केस कौन सा लेंगे? ई का। ई ऋसु और दीर्घ ई। ऋसु कल बताया था मैंने, वो ऋषि का लोचा। तो ऋषु और दीर्घ ई किसी भी क्रम में मिले, वो बनती क्या है जी? 4 संभावनाएं हो सकती है। ऋसु और ऋसु, जो विद्यार्थी आज बिल्कुल न्यू कमर, बिल्कुल न्यू है, आज पहली बार, वो देख लीजिएगा। ऋसु का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व नहीं है, हेलो, ह्रस्व नहीं है, ऋसु है। चूंकि इस अहल वाले में ऋषि की मात्रा लग रही है, बताया था ना, याद आया ना कुछ? हृदय नहीं हृदय, कृष्ण नहीं कृष्ण, कर्षि नहीं कृषि, कृपा नहीं कृपा। तो ऋसु और इसका विलोम होता है दीर्घ। देखो, तो दोनों और ऋसु ही मिले तो भी दीर्घ, दीर्घ और ऋसु मिले तो भी दीर्घ, और दीर्घ और ऋसु मिले तो भी, और ये दीर्घ और दीर्घ मिल जाए तो भी दीर्घ। यानी कि 4 सिचुएशन हो सकती है, ये किसी भी क्रम में मिले, बनेगी क्या जी? दीर्घ। क्योंकि संधि का नाम क्या है? दीर्घ। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो अपने बड़े रूप में जाना ही चाहिए। अब देखो, आप लोगों ने संधि पढ़ रखी है, किसी ने स्वाध्याय कर रखा होगा, घर पर पढ़ रखी होगी, किसी ने गुरुजनों के सानिध्य में पढ़ रखी होगी। और दीर्घ संधि तो है, तो आपकी तो ये अच्छी होगी है। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप उसको पहले अपने आप को परख भी लीजिए। देखो कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। फिर मैं अपनी चर्चा स्टार्ट करने वाली को मेरे संग संग। परीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षित, प्रतीक्षित, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, श्रीस, विक्षा, वीक्षण, वीक्षक, प्रतीत, प्रतीक, अतीत, अतीव, प्रतीत, प्रतीक, अतीत और अतीव। रविंद्र, कविंद्र। क्या सारे शब्द जो मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, चलो मैं इनके दोहरे शब्द भी लिख देता हूं। परीक्षित,
प्रतीक्षित, अतीन्द्रिय, रविंद्र, कविंद्र। आपने हिंदी पढ़ रखी है, परख कर लीजिए खुद के ज्ञान की। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने आज दिन तक जिस तरीके से संधि पढ़ी है वो आप 10 बार भी पढ़ लो तब भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि पहली बात तो 4 शब्द पढ़ते हो, सुन लो ये भी लोचा। अब तक तो मैं पूरी दीर्घ संधि करके आपको गुण संधि समाप्त करके और दो सेशन में तो मैं आपको है ना जो पूरी स्वर संधि निपटा देता। पर मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास एक बार पढ़ने के बाद विद्यार्थी कोई भी एग्जाम दे वो 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे। और मेरे कथन की पुष्टि कर लेना मेरे विद्यार्थियों के द्वारा, उसके पीछे यही लॉजिक है। तो आप सारे शब्दों को नोट कर लीजिए। और आज दिन तक कहाँ गलती होती आई थी, केवल आपने शब्द देखे, 2-4 शब्द आपने कर लिए और वो होगी संधि ना। देखो कैसे, यहां आपने देखा है परीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षित और परीक्षित दो लिखे, प्रतीक्षित और प्रतीक्षित भी है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, श्रीस। आपने देखा मैंने कुछ शब्द दोहरे क्रम में लिखे। पढ़ क्या रहे हो, दीर्घ संधि, केस कौन सा, दूसरा। अब एक मोटी सी बात सबसे पहले यहां आकर देखो आप लोग, देखो समझने की कोशिश करना। मैं आपको बता दूं ये वाला कंसेप्ट आपने कभी नहीं सुना, इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं है मैं जो कहना चाह रहा हूं। और इस एंगल से आपने समझ लिया, इस कंसेप्ट से आपने जान लिया तो आप कभी त्रुटि नहीं करोगे। आर यू रेडी फॉर दैट? समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां आइए, आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हो, दोनों और छोटी ई या बड़ी ई होना चाहिए। यानी कि ये यहां एक शब्द लिख रहा है, ये धन का चिन्ह, और ये धन के ठीक पहले भी छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए। और धन के ठीक बाद का जो स्टार्टिंग शब्द है, स्टार्टिंग वाण है, वो भी छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए। नहीं समझे ना? मैं पुनः बोल रहा हूं, ये 2 शब्द हैं और बीच में धन का निशान है। अब जब ये 2 शब्द हैं और आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो मेरा आपसे कथन क्या है कि धन के ठीक पहले यहां पर अर्थात जिससे पहले शब्द का समापन हो रहा है, तो पहले शब्द का समापन जिस ध्वनि से हो रहा है वो ध्वनि या तो छोटी होनी चाहिए या तो बड़ी होनी चाहिए। और दूसरे शब्द का आरंभ जिस ध्वनि से हो रहा है वो या तो छोटी होनी चाहिए या तो बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ये वाला केस बनेगा। यस नो? ये वाला केस तभी बनेगा। अगर इसका फॉलो नहीं हो रहा है तो वहां वो संधि ही नहीं होगी, वहां कुछ और होगी, कोई दूसरी संधि होगी। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि सूत्र यही तो है कि धन के आगे भी ई होना चाहिए, चाहे तो रिस हो चाहे तो दीर्घ हो, और धन के पीछे भी क्या होनी चाहिए, समझो बात को। तो मैं आपसे यही करना चाह रहा हूं कि जब 2 टुकड़े होंगे तो टुकड़ा जो पहले शब्द है उस पहले शब्द का समापन इनमें से कोई एक मात्रा आनी चाहिए उस पर, या इनमें से कोई एक ध्वनि आनी चाहिए। यहां जो स्टार्टिंग होगी उसकी शुरुआत, ये देखो धन के बाद, इनमें से होनी चाहिए, तभी ये संधि बनेगी। फिर दूसरी बात, धन के आगे छोटी ही हो या बड़ी हो, धन के पहले इधर और उधर भी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मिलने के बाद तो बड़ी बनेगी। नहीं समझे ना? फिर सुनो, इस धन के इधर छोटी हो या बड़ी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, और इधर भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन भाई साहब जुड़ने के बाद तो बड़ी बनेगी। क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ, और यहां निशान क्या है। आर यू क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं। जब इस परीक्षा को तोड़ेंगे तो अब इसके माध्यम से देखो आप लोग, मैं जो कहना चाह रहा था, धन के आगे र नहीं है, पहले ई है। क्योंकि वर्ण विश्लेषण बताया था, वहां समझाया था आपको भली प्रकार। आपने ये उतार लिया हो तो मैं यहां से हटा रहा हूं। देखो इसको, इसका एनालिसिस यहां कर रहा हूं। ये जो परी है मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, वो ये है, ये हल चिन्ह लगा दिया मैंने र पर, तो क्या निकाल दिया बाहर, ई। ये परी है ना। पहला ही व्याख्यान बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत ही, जब संधि स्टार्ट की तो वर्ण विश्लेषण करना। याद रखना, जितने भी व्यंजन है, एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, जितने भी व्यंजन है ये मूल रूप से अपूर्ण होते हैं
और प्रत्येक व्यंजन को पूर्णत्व प्राप्ति हेतु एक स्वर की आवश्यकता होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हर स्वर की मात्रा चिन्ह है अ को छोड़कर। अ की कोई प्रतीकात्मक मात्रा नहीं होती, वो केवल किसी व्यंजन को पूर्णत्व प्रदान करता है। इसलिए कोई भी व्यंजन अगर पूरा है और उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ छुप रहा है, और यदि उस व्यंजन में कोई मात्रा लग रही तो फिर उसमें वह स्वर छुप रहा है जैसी मात्रा लग रही है। आ की मात्रा खड़ी पाई वाली होती है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उल्लू की मात्रा यूँ होती है, ऊन की यूँ होती है। अभी मैंने बताया था ऋषु में ऋषि की मात्रा है, चूँकि वह ऋषि वाले की मात्रा है इसलिए तो मैं ऋषु बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कृपा बोलता हूँ, इसलिए तो मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। एडी की एक मात्रा है, ऐनक की 2 मात्रा है, ओखली की 1 मात्रा है, औरत की 2 मात्रा है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ कि र से क्या निकाल दिया, ई, और पीछे भी क्या आ रहा है, ई। और अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो फिर ये वाला केस लागू ही नहीं होगा, वहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होकर कुछ और होगा। तो यहाँ आप जरा ध्यान देना, इसको मैंने एनालिसिस करके, इसका विश्लेषण करके, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, इसका विलोम होता है संश्लेषण, जोड़ना। विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस। यहां आपसे क्या बोला मैंने कि इस र में हलंत लगाकर ई निकाल दिया, छोटी ई, और पीछे से अब कौन कौन मिल गए जी, छोटी और बड़ी। और छोटी और बड़ी मिल गई तो आपको भली भांति याद है कि ई किसी भी क्रम में मिले बनती क्या है, दीर्घ, यानी कि बड़ी। अब ये बड़ी किसको प्रभावित करेगी, इसका मतलब दिया हुआ शब्द शुद्ध है। यह आपकी परीक्षा है। इच्छा का मतलब होता है देखना, जांच करना। प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा। अब ये इच्छा जहां भी आएगा बड़ी की मात्रा आएगी। अब तो कुछ आपको लग रहा होगा कि इनमें हो क्या रहा है। इन तमाम शब्दों के अंतर्गत यही होगा कि धन के ठीक पहले, धन के ठीक पहले भी ई और धन के बाद में भी ई। तो यहां मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, छोटी ई पुनः देखो और बड़ी मिलकर के, इसका मतलब ये भी शुद्ध शब्द है। जिन विद्यार्थियों ने ठीक से पढ़ाई या पर्चे, पुराने पर्चे देख लेना, ये तीनों शब्द एग्जाम्स में पूछे हुए हैं शुद्ध अशुद्ध में। नींद तो नहीं आ गई, सावधान, नींद मत लीजिए, नहीं होता ही ये, मेरे साथ संकट है, पता ही नहीं चलता, ना मुझे चलता ना उनको चलता, तो थोड़ा ध्यान रखना, जागो। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, परीक्षित और परीक्षित। अब ये जो परीक्षित है, परी, और इस इच्छा में इत प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया आपका, परीक्षित। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। र की छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा, छोटी और बड़ी मिलकर के क्या बनेगी, बड़ी। इधर देखो आप, तो जहां भी 2 टुकड़ों को जोड़ रहे हो और एक ही ध्वनि आ रही तो आंख बंद करके बोल दो कि उनमें बड़ी की मात्रा आएगी। परिधन इक्षित, परी, परी ई, इक्षित ई, तो ई मिलकर क्या होगी, बड़ी। तो बताओ कौन सा सही शब्द है, बुद्धि लगा करके बोलना, आप तो गलत मत करना। यही सही है ना, यही सही है। 9 शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला। क्यों, एक बार फिर देखो, आप औपचारिकता के लिए मोबाइल लेकर या आपका लैपटॉप लेकर नहीं बैठे, और ना मैं औपचारिकता कर रहा। जो मेरा देह है, उद्देश्य है, वो बिल्कुल पावन पवित्र है कि आपको वही सारा लाभ मिले। तो आपका भी यही ध्येय रखो, केवल औपचारिकता नहीं करने की मुझे टॉपिक पूरा करके जैसे आ रहा। 9 क्या बोल रहा हूँ, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों जब मिलेंगी तो आपको मालूम है कि ई किसी भी क्रम में मिले, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। फिर लिख रहा हूँ, ई किसी भी क्रम में मिले, ई किसी भी क्रम में मिले, बड़ी, और इस बड़ी की मात्रा जानते हो कौन सी होती है, ये वाली। तो अब आप देखो, जबकि प्रथम दृष्टया देखने में ये अच्छा लग रहा है, ये शुद्ध प्रतीत हो रहा है, एक औसत दर्जे का विद्यार्थी इसे लगाएगा। लेकिन शुद्ध कौन सा है, परीक्षित। परीक्षित बोलते हैं जिसकी परीक्षा ले ली गई है, जिसकी परीक्षा हो चुकी है। और एक राजा का नाम भी है, राजा परीक्षित। मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, अब यहाँ बताओ कौन सा शुद्ध होगा, प्रतीक्षित या ये प्रतीक्षित।
तोड़ लीजिए आप लोग। प्रतीक्षित या प्रतीक्षित, छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी में जाएगी, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी में जाएगी, और जब बड़ी में जाएगी तो बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है? ये वाला ही है ना? नो, शुद्ध शब्द है कौन सा आपका? ये वाला, प्रतीक्षित, जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, उसको बोलते हैं प्रतीक्षित। तो भैया और बहनों ध्यान रखना, दोनों शब्दों में ये शुद्ध नहीं है, बल्कि ये वाला शुद्ध। अतीन्द्रिय, कितना प्यारा लग रहा है ना कि ये शुद्ध होगा, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या होगा? अति धन इंद्रिय। अब यहां गौर करें आप, रिस्सु ही आ रही है और यहां भी रिस्सु, यानी कि छोटी। तो रिस्सु और रिस्सु मिलकर के, छोटी और छोटी मिलकर किस में चली जाएगी? बड़ी में। तो यहां भी ये अशुद्ध होगा, और शुद्ध शब्द क्या होगा? विशेष ध्यान रखना, काक दृष्टि रखना इन शब्दों पर। तो अतीन्द्रिय, इंद्रिय का मतलब इंद्रियों से संबंधित, और अति इसका तात्पर्य होता है इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय। अब आइए श्री, बहुत प्यारा शब्द है मेरे विद्यार्थियों, श्री धन ईश। अकल लगाना, ये बड़ी ई और ये बड़ी, ये बड़ी और ये बड़ी, यानी कि दीर्घ और दीर्घ मिलकर के दीर्घ में चले गए। बालक और बालिका हूं, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और ईश बोलते हैं स्वामी को, ईश स्वामी को बोलते हैं, ईश मालिक को बोलते हैं, ईश भगवान को बोलते हैं, इसीलिए तो ईश्वर को बोलते हैं जगदीश। तो ईश स्वामी को बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं, और श्री का मतलब हो गया लक्ष्मी। जो लक्ष्मी का ईश हो, लक्ष्मी का मालिक हो, अर्थात कौन? भगवान विष्णु का पर्याय हो गया श्री, जो श्री के ईश हैं। विक्षा, विक्षा, अब आप जरा तोड़ कर देखो विक्षा कैसे टूटेगा। विक्षा कैसे तोड़ोगे विक्षा को, बताइए आप मुझे। विधन इक्षा, छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी। अरे जब इस वी को एनालिसिस करोगे तो वकार में हलंत लगाओगे तो छोटी बाहर निकलेगी ना, इसमें हलंत लगाइए हुआ में, तो छोटी बाहर निकलेगी, छोटी और बड़ी में मिली, तो छोटी और बड़ी मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो मात्रा किस पर आ गई? नहीं समझे हो तो एक बार यहां देखो आप, मैं हटा रहा हूं, सबको नोट कर लीजिएगा आप। देखो ये मैंने किसको खोला है, ये किसका एनालिसिस किया है? विका। पीछे क्या रहा है? इक्षा। कौन कौन मिले? रिस्सु और दीर्घ, ये दोनों मिलने से क्या बन गई? दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ी। इसका सिंबल या इसका प्रतीक क्या होती है? बड़ी, ये वाला। तो शब्द क्या बन गया? विक्षा। विक्षा का मतलब ही होता है देखना, विक्षा का मतलब होता है जांचना। विक्षा, यहां क्या बनेगा? विधन इक्षण, विधन इक्षण। अब मैं थोड़ा सा यहां रुकता हूं। कितने बच्चों को ये सारी बातें ये समझ करके और ये इधर के पढ़ करके एक बहुत बड़ी दुविधा दिमाग में आ रही है? कितने विद्यार्थी कह रहे नहीं आ रही? तो यहीं इस वीडियो को रोककर, हेलो यस, जागृत अवस्था में बोल रहा हूं, यहीं इस वीडियो को रोककर और आप वो जितने शब्द देखे थे उनको एक बार पुनः देख करके सोचे कि कौन सी मेजर प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही है। आपको लग जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो बड़ी है। ठीक है, अब मैं बताता हूं। देखो, मैंने यहां पर कहा कि छोटी बड़ी से मिले, बड़ी छोटी से मिले, बड़ी बनती है। तो एक चीज बताओ, ये जो तमाम शब्द थे, अगर मैं वहां पर ये कर देता, सुनिए सुनिए क्या बोल रहा हूं, तो क्यों भैया हो, क्या इससे ये शब्द नहीं बनता? अरे इससे भी तो बन जाता ना, इससे भी बन जाता ना, क्योंकि बड़ी और बड़ी भी तो बड़ी होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूं।
तो हमें कैसे पता लगेगा कि अति छोटी होती है? जब प्रति देखा आपने तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्रति छोटी होती है? हमें कैसे पता लगेगा कि वी छोटा होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि इक्षा छोटी होती है? क्योंकि जरा गौर कीजिएगा, अभी आ गया तो ये तो अशुद्ध है ना। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर नियम के अनुसार चलोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि शुद्ध शब्द या शुद्ध शब्दांश कौन सा है, वो उपसर्ग या प्रत्यय जो आ रहा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे अगर मैं आपको यहां कहूं वी धन इक्षा, अब आपने जो सूत्र देखा था सूत्रानुसार, सूत्रानुसार में भी संधि ये दीर्घ पढ़ा चुका हूं, सूत्र धन अनुसार, तो सूत्रानुसार तो भाई साहब यही बनेगा। इससे भी गौर करें आप लोग, कैसे बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी क्या बन जाती है। पर आप जानते हो क्या ये शुद्ध है? नो। अब वहां आ गया कि विकसा शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि नियम से तो दोनों ही बन रहे हैं, इससे भी ये बन रहा है, इससे भी ये बन रहा है। तो इसका समाधान क्या है? अब इसका समाधान मैं आपको बता देता हूं। तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मैं इसका समाधान अभी आपको बता देता हूं। और वो समाधान क्या है जरा देखो, जिससे आपका काम बन जाएगा। मैं इसको यहीं रोक कर और मैं इसका समाधान बताता हूं आपको। देखो, ये छ उपसर्ग प्रति, नोट करो मेरे संग संग, अति, अभी, अधि, परि और वी। हेलो, आगे भी काम आएंगे उपसर्ग में भी। यही मैंने क्या कहा था, संधि कंप्लीट हो जाए, संधि बहुत अच्छे से हो जाए, आदि हिंदी को समेटती है। संधि हो गई तो उपसर्ग आसानी से, समास हो, प्रत्यय हो, शब्द शुद्धिकरण हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, अनेकार्थक, देख रहे हो ना आप लोग, बता रहा हूँ उनका अर्थ किसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। ये छ उपसर्ग हमेशा छोटी की मात्रा लेते हैं। कौन कौन से? प्रति, अति, अभी, अधि, परि और भी। छ हो गए ना, प्रति, अति, अभी। तो जहां जहां भी ये उपसर्ग आएगी इनमें छोटी की मात्रा आएगी। अब आप गौर करो, तीन तो आपने ले लिए मेरे ख्याल से। प्रति ले लिया आपने, अति इधर आएगा, अधि नहीं लिया, और वी भी आपने ले लिया, परि भी आपने ले लिया। परीक्षा देखी थी आपने, इसी पर आया था। परीक्षित देखा था आपने, प्रतीक्षित देखा था आपने, प्रतीक्षा देखी थी आपने, वी भी आ गया। अभी दो और बच रहे हैं, ये इनको भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अब गांठ बांध लो, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लो कि ये छ उपसर्ग सदैव छोटी की मात्रा लेते हैं। अभी आगे का काम तो निपट गया है, क्योंकि एक बात तो कॉमन सी है ना यार, ई का केस होगा तो पक्का या तो छोटी आएगी या तो बड़ी आएगी। तो जनरली प्रश्न जो आएगा वो इनमें से पूछा जाएगा। और पीछे से संभावित क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको उतार ले, तो मैं हटा रहा हूं। देखो, अब फटाफट आप मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। इंद्र हमेशा छोटा होगा, इंद्र हमेशा छोटा होगा। इच्छा हमेशा छोटी होगी, इष्ट हमेशा छोटा होगा। इच्छा हमेशा बड़ी होगी, रिक्शा का पूरा खानदान, इच्छा का पूरा खानदान से मेरा क्या तात्पर्य है? इच्छा हो या इक्षण हो या इक्षक हो, ये सदैव बड़े होंगे। तो क्या क्या आ गया? इत, यस, ये प्रत्यय, ये इत प्रत्यय, इव, इन, ये अंग्रेजी के नहीं है, हिंदी के ही हैं। हाँ, ये कई जगह दीर्घ रूप में भी प्रचलित है, दीर्घ रूप में। लेकिन यहां आप क्या मानोगे? ह्रस्व रूप में, छोटी ई वाले, इत, इव और इन। और देखो ऐसा कौन सा शब्द है जहां आपके काम आएगा? तो इंद्र, इच्छा, इष्ट, इक्षा, इक्षण, इक्षक, इत, इव, और ये सारे के सारे जो हैं वो, ये तो छोटा, ये भी छोटा, और यहां से लेकर के ये बड़ा। और कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो तो बोल दो, मतलब मैं तो नहीं सुन पाऊंगा ना, तो आप कमेंट उसमें टिप्पणी कर देना, कमेंट कर देना। समझ में आ रही बात को? तो उसको मैं देख लूँगा कि आपका ये कैसे लिखेंगे, ऐसा कोई भी शब्द आपके संज्ञान में हो
तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं साहब, ये कहीं नोट कर लो कि ये छोटे होते हैं। अब इंद्र छोटा है तो इंद्रिय भी कैसा होगा, छोटा ही होगा ना। इंद्र छोटा है तो वो भी कैसा होगा, इप्सा। यही बता देता हूं मैं, यहां नोट कर दो आप लोग। इप्सा बड़ी होगी, इप्सा बड़ी होगी। इप्सा का मतलब है इच्छा होता है। अब देखो आइए, अब यदि आपने, फिर रोको वीडियो को, और इसके पहले मैंने जो 6 उपसर्ग लिखाए थे उनको हृदयंगम कीजिए और इनको देखो और फिर उनको तोड़ना। अब देखिए, आ जाओ। विधन इच्छा, विक्षा हो गया, विधन इक्षण और विधन इक्षक। इक्षण का मतलब भी वही होता है, देखना, जांच करना। तो जांच करने वाला, देखने वाला, वो क्या हो गया, विक्षक। बालकों और बालिकाओं आपने कई बार देखा होगा, एग्जाम हॉल में जो ड्यूटी करता है वो होता है विक्षक, या कहीं की निगरानी करता है, देखभाल करता है, उसको बोलते हैं विक्षक। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, आप सबने देखा होगा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज वगैरह में एग्जाम्स दिए होंगे आपने, तो वहाँ कॉपी में लिखा होता है, एक तो लिखा होता है विक्षक के हस्ताक्षर और एक लिखा होता है परीक्षक के हस्ताक्षर। तो परीक्षक के हस्ताक्षर में तो उसके हस्ताक्षर आते हैं जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेगा, और विक्षक के हस्ताक्षर उसमें आते हैं जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, इन्विजिलेटर। और ये इन्विजिलेशन, विक्षण, जांच का काम करना, निगरानी करना, देखभाल करना, वो विक्षण है, और ये विक्षक है। अब मुझे आप फटाफट बता दीजिए, तीनों शब्दों को बिल्कुल आत्मसात करना। सुन लीजिएगा बात को। टारगेट अचीव करने के लिए जानकारी नहीं, उस जानकारी पर गहरी पकड़ हो, तथ्यों पर पकड़ हो। यस, और वो पकड़ पढ़ने से नहीं बनती, वो बनती है प्रैक्टिस से। ध्यान रखना, 2-5 बार इन शब्दों को, बिल्कुल एक शब्द आते इस तमाम शब्द लाइन से आ जाए। आप देखना आपके पर्चों में चाहे शुद्ध अशुद्ध में हो या संधि में, इनसे बाहर नहीं रहेगा। तो आपसे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि संभावित सारे शब्द ही यहाँ पर आ गए। तीनों शब्द हो गए, विक्षण निगरानी करना, जांच करना, विक्षक जांच करने वाला, प्रतीत। अब आप मुझे तोड़कर बताओ फटाफट कि प्रतीत कैसे टूटेगा। एक तो तय है ना कि प्रति निकलेगा, और जब प्रति निकलेगा तो प्रति में तो भी आपने देखी थी कौन सी मात्रा थी, छोटी, और पीछे क्या निकलना चाहिए, इत। अब इत कैसा, अभी यहाँ याद करने वाली बात रह गई, आपको याद रखना होगा, प्रतिधन इत। प्रतीक, तो यहाँ भी क्या निकलना चाहिए, तो अब ये इक, इसको भी यहीं चिपका लो आप लोग। देखो, ये तमाम जो शब्द आपके समक्ष मैंने श्वेत पट्ट पर लिखे हैं, ये हमेशा इसी क्रम में आएंगे। अतीत, अब एक बार बताओ, अब कोई भी आप लोग दुविधा में मत होना, सड़ी हुई अक्कल कोई मत लगाना कि अति को बड़ा लगा दें, बिल्कुल बड़ा लगाएंगे तो भी वही बनेगा। लेकिन देखो, मैं एक विद्यार्थी की जगह जाकर के सोच रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, क्या सोचेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, इस अति में बड़ी लगा दें और इस छोटी को बड़ी कर दें, तो भी बड़ी और बड़ी मिलकर के, यानी कि दीर्घ और दीर्घ मिलकर भी, लेकिन आपका शब्द अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अति उपसर्ग हमेशा छोटा होता है और इत हमेशा छोटा। अब ये छोटा और छोटा यानी कि ऋस्व और ऋस्व मिलकर के बड़ी होगी। अतीत का मतलब आप जानते हैं वो सबका होता है, आपका डायलॉग है। अतीव बड़ा प्यारा शब्द है, अतीव। अतीव का मतलब होता है व्यापक, अत्यंत, ज्यादा, अत्यंत, अतीव, व्यापक, गहरा, ज्यादा, अत्यंत। इसमें भी हो रही है संधि, आगे बताएंगे, अभी मत सोचो आप लोग, है ना। रविंद्र और रविंद्र, अक्सर आपने यही सुना होगा, यही पढ़ा होगा, बड़े बड़े पदाधिकारी। अब देखो, पदाधिकारी मेरे मुंह से निकल गया, पदधन अधिकारी, वो भी यही लिखते हैं। बहुत कम जगह आपको ये रविंद्र देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, ये रविंद्र अशुद्ध है। शुद्ध शब्द रविंद्र में कौन सा होगा, ये वाला। कैसे तोड़ोगे, रवि। अब भैया वो रवि तो छोटा होता है ना यार,
और इंद्र, अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है, कहीं लिखा ये रहा, इंद्र हमेशा छोटा। अब ये छोटी और ये छोटी मिलकर के बड़ी ई, इसलिए शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए? रविंद्र। और होना नहीं चाहिए, यही है। पर वो कहते ना, मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में, वक्ता प्रवक्ताओं के द्वारा हर जगह यही देखने को मिलता है, तो हमारी आदत क्या हो जाती है? जिसे देखते रहते हैं वही लगने लग जाता है कि यही ठीक होगा, यही अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं। कविंद्र, अब जरा इसको तोड़ कर बता दो कि कौन सा सही होगा। कवि धन इंद्र, तो ये तो सही नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो कवि धन इंद्र, कविंद्र। देखो, अभिप्सा, अभिष्ट, सब पूछे हुए हैं आपके पर्चे में। अभिप्सा, अभिष्ट, अधीन, रजनीश। कितने बालकों को याद है कि ये भी पर्चे में आया था? महिष किसका पर्यायवाची? पर्यायवाची में आया था ये, महिष। क्षितीश, गिरीश, गिरीन्द्र, भूमीश। कर दूं डिलीट? नारीश्वर, सतीश, वारिश, नदीस, कवीस, कपीस। देखो, आपके समक्ष मैंने वापस 10-15 शब्द लिख दिए। अभिप्सा है, अभिष्ट है, अधीन है, रजनीश है, महिष है, क्षितीश है, गिरीश, रविंद्र, भूमीश, नारीश्वर, सतीश, वारिश, नदीश, कवीश, कपीस। एक आध और देख लीजिएगा, मुनीस। अब ये सारे जो शब्द हैं, ये आप लोग दीर्घ संधि का पार्ट 3 जो आएगा, सबसे पहले इनको क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम पार्ट 3 के अंतर्गत ऊ का उदाहरण दूंगा मैं आपको। क्या बोल रहा हूँ? पार्ट फर्स्ट में आ देखा, पार्ट सेकंड में ए देखा, पार्ट थर्ड में ऊ। और मेरे ख्याल से आपको, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, यूट्यूब पर ऐसा कोई आपको लेक्चर नहीं मिलेगा जिसके अंतर्गत एक पूरे सेशन में केवल आके उदाहरण या ई के हों। पर भैया और बहनों, मैं इनकी महत्ता समझता हूँ। या वो विद्यार्थी जो थोड़ा दीर्घ काल से तैयारी कर रहा है, अच्छे स्तर की तैयारी कर रहा है, वो इनकी महत्ता समझ रहा है। समझते हैं बात को? और चाहूँ तो एक दिन में हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए मेरा आपसे पुनः परामर्श है कि उन छुट भैयों की तरह नहीं कि बस देख ले 5 मिनट। नो, मन ना लगे तो भी लगाना। सफल और असफल व्यक्ति में यही अंतर होता है। सफल का भी मन नहीं लगता, सफल भी जल्दी नहीं उठना चाहता, सफल भी मेहनत नहीं करना चाहता। इसके बावजूद भी सफल व्यक्ति मन लगाता है, इसके बावजूद भी सफल व्यक्ति जल्दी उठता है, इसके बावजूद भी सफल व्यक्ति मेहनत करता है। बस इतना सा डिफरेंस है जो मेरी समझ कहती है। बाकी भाषणबाजी करना मुझे आता भी नहीं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनको नोट कर लें। और कल मैं आते ही, कल का मतलब जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, आते ही मैं पहले इनको क्लियर करूँगा, उसके बाद ऊ का उदाहरण करूँगा। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करना,
लाइक करना, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगे तो लाइक, ना लगे तो, लेकिन डिसलाइक भी करे तो थोड़ा पढ़कर करना, सुनकर करना, यूँ ही नहीं देखे ये आ गया ले। समझ रहे बात को? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ी है बिना सोचे समझे ही पहले एक बार देखना और आपको लग रहा है कि ये स्तरहीन है, स्तरीय नहीं है, मापदंडानुसार नहीं है, तो बेशक एक बार नहीं 3 बार करना। समझ में आ रही बात को? और सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि आपको मैं बिल्कुल सारे टॉपिक यथासंभव क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से परीक्षा के मापदंडानुसार बताऊंगा। ठीक है साहब, थैंक यू, जय सिया राम।